तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। और सबसे पहले पूरी क्राइम तक फैमिली को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हालांकि ईद के दिन छुट्टी होती है, मेरा भी बरसों से यही रहा है, लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है। कोरोना की वजह से आप जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। ऑफिस की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सही भी है कि फ़िलहाल आप सारे ऐसी चीज़ों से दूर रहें, घर में रहें, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं। तो यही वजह है, जो एक रूटीन था हर साल ईद और बकरीद पे घर जाने का, भाई बहन इन सब के साथ, तो वो थोड़ा सा भी, चूँकि मैं बाहर रहता हूँ, शूट करता हूँ, तो जाकर मिलना उन लोगों के लिए भी सेफ़ नहीं है। तो मैंने कहा कि जब जाना ही नहीं है कहीं, तो चलिए आज ईद के दिन कहानी सुना देते हैं। इसलिए कि वैसे भी आज वारदात तो करना ही था, तो जब वारदात करना था तो फिर कहानी भी क्यों छोड़ूं। तो इसलिए मैंने कहा, और फिर कोरोना का माहौल है, आप लोग ज़्यादातर लोग घर में हैं, जगह जगह लॉकडाउन है, और थोड़ा आप लोगों का भी कोरोना से हटकर कुछ अलग चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो टाइम कट जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि चलो आज कहानी में गोली नहीं देते हैं, बल्कि कहानी सुनाते हैं। आज की कहानी के 5 किरदार हैं, 5 कैरेक्टर हैं, और ये 5 कैरेक्टर 2 अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। इनमें से 2 कैरेक्टर दिल्ली में और 3 दिल्ली के पड़ोस में राजस्थान। कहानी करीब 11 साल पुरानी है, और ये एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसको सुलझाने में 9 साल लग गए, और शायद ये कभी सुलझता भी नहीं, और एक परफेक्ट मर्डर की कैटेगरी में ये कहानी आ सकती थी। लेकिन कई बार होने को कुछ और हो जाता है। पुलिस भी लगभग हार चुकी थी, पुलिस को लगा कि कुछ होगा नहीं, पुलिस को ये मालूम था कि किस पे शक है, लेकिन सबूत था नहीं, तो उठाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन किस तरीके से ये कहानी शुरू हो, तो कैसे कहानी आगे बढ़ती है और कैसे कहानी अपनी मंजिल तक पहुंचती है, ये सारा आपके सामने है। कहानी की शुरुआत होती है 2010। दिल्ली के पास एक अलवर जगह है, अच्छी सी जगह है। अलवर के ही डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, उस गांव का नाम है तपुकरा। तपुकरा एक छोटा सा गांव है, देश के बाकी गांव जैसे। इस गांव में तमाम लोगों के बीच एक लड़का रहता था, उसका नाम था कमल सिंगला। कमल सिंगला का छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम, और उसी के पड़ोस में, उसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था शकुंतला। कमल की उम्र 2010 में करीब 22 साल थी, शकुंतला करीब 20-21 साल की। दोनों गांव में रोज़ मिलते, एक दूसरे की नज़रें चार होती, और धीरे धीरे फिर दोनों में दोस्ती हुई और प्यार हो गया। लेकिन ये शहर नहीं बल्कि एक गांव था, तो गांव में बातें बहुत छुपती नहीं है ज़्यादा दिनों तक। छोटा सा इलाका होता है, आप कहाँ मिलेंगे अकेले में, कोई ना कोई देख लेगा। लेकिन इन लोगों ने तमाम एहतियात बरती, कोशिश की कि किसी की नज़र ना पड़े, इनके प्यार का सच किसी को सामने ना आए, तो छुप छुपा के मिला करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद गांव वालों की नज़रें पड़ गई इन दोनों की हरकतों को देखकर। दोनों के एक दूसरे को देखते हुए कई और लोगों ने देख लिया, इशारा करते हुए देखा, फिर अकेले में इन लोगों को मिलते हुए देखा। तो अब गांव में चर्चा शुरू हो गई, और यहीं से दिक्कत शुरू हुई। उसकी वजह ये थी कि दोनों 2 अलग अलग जाति के थे, और गांव बिरादरी में आपको पता है ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो लड़के के घर वालों को भी मालूम हुआ लोगों के ज़रिए कि कमल जो है वो सिंगला से प्यार करता है। उसके बाद शकुंतला के घर वालों को भी पता चल गया कि शकुंतला गांव के एक लड़के कमल के साथ प्यार करती है। अब घर वालों को एक तरह का डर सताने लगा, क्योंकि दोनों के कास्ट शादी की इजाज़त दे नहीं सकते थे, जो बिरादरी के नियम थे उसके ख़िलाफ़ जा नहीं सकते थे। तो अब क्या करें? उन्होंने अपने दोनों बच्चों को समझाया अलग अलग, लेकिन दोनों मानने वाले थे नहीं। इस दौरान में शकुंतला के घर वालों को लगा कि बात आगे बढ़े, इससे पहले शकुंतला की कहीं और शादी कर दी जाए। अब उन्होंने आनन फानन में शकुंतला के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। ये बात कमल को भी मालूम थी, और शकुंतला को भी, दोनों परेशान होने लगे। इसी बीच में ढूंढते ढूंढते कुछ महीने गुजरे, और आखिरकार शकुंतला के लिए घर वालों ने एक लड़का तय कर लिया। ये लड़का दिल्ली के शामली इलाके का रहने वाला था, बल्कि समाल खां, शामली यूपी में।
तो दिल्ली में एक जगह है समालखा, वहाँ का रहने वाला था और लड़के का नाम था रवि कुमार, सीधे साधे अच्छे फैमिली का लड़का। उसके पिता का नाम जय भगवान। तो शकुंतला के घर वाले रवि के घर वालों से मिलते हैं, दोनों घर वालों के बीच में बातचीत होती है, लड़का लड़की को देखते हैं और आखिरकार रिश्ता तय हो जाता है। अब ये बात कमल को पता चल चुकी है। कमल परेशान हो उठता है कि शकुंतला की शादी हो जाएगी तो उसका क्या होगा, वो उसके बिना रह नहीं पाएगा। उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब वो सोचता है कि कैसे क्या करे कि शकुंतला उसी की हो जाए। अब वो फिल्में देखना शुरू कर देता है। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें बहुत पावरफुल हो गई हैं, तो बहुत सारे लोग आइडियाज़ के लिए इधर उधर ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो परेशान शकुंतला से बिछड़ने का दुख, अफसोस, और उसी में कमल ने अब फिल्मों का सहारा लिया और फिल्में देखने लगा कि शायद वहाँ से कुछ ऐसे आइडियाज़ आए। वो तमाम फिल्में देखने लगा, लेकिन उसने 2 फिल्में जब देखी आखिर में, एक फिल्म थी हमराज और एक थी हेलेन ऑफ ट्रॉय। इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद उसके दिमाग की बत्तियां जल गईं और उसने एक नया तरीका सोचा शकुंतला को पाने का। तरीका सही नहीं था, ख़तरे भी बहुत थे, कानून के भी ख़िलाफ़ था, लेकिन हमराज और हेलेन ऑफ ट्रॉय इससे प्रभावित होकर उसने एक प्लान बनाने की तैयारी कर ली। अब इस प्लान के हिसाब से 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। एक, शकुंतला की रजामंदी, उसका इस प्लान में शामिल होना, और दूसरा किसी एक और शख्स का जो उसकी हेल्प कर सके। पहले उसने अपने हेल्प के लिए किसी को ढूंढना शुरू किया। तो एक गणेश कुमार आता है कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर जो मैंने आपको बताए थे, एक रवि और एक जय भगवान, बाप बेटे, शकुंतला और कमल का एक दोस्त, बल्कि ड्राइवर भी था, उसका नाम था गणेश कुमार। कमल ने एक दिन मौका देख के गणेश से बात की और उसने कहा कि उसे एक काम है और इस काम में वो मदद करेगा, वो उसे 70,000 रुपये देगा। गणेश गरीब, 70,000 रुपये बहुत होते हैं। वो कमल की बात में आ गया और उसने हाँ कर दी। इसके बाद अब कमल ने शकुंतला से बात की और उससे कहा कि तुम रवि से शादी करने से इनकार मत करना, बल्कि तुम शादी करना। अब शकुंतला ये सुनकर पहले तो सकपका गई, घबरा गई कि ये क्या, ये तो प्यार करता है और ये मुझे ही कह रहा शादी करने के लिए। फिर उसने पूरी प्लानिंग बताई। उसने कहा कि देखो, अगर तुम शादी करती हो रवि से तो उसके बाद ही हम दोनों मिल सकते हैं और हमारी शादी हो सकती है, लेकिन एक शर्त ये भी है कि जब तुम रवि से शादी करोगी तो कम से कम कुछ दिनों तक, महीना 2 महीना, चाहे कुछ भी झूठ बोलो, रवि के करीब मत जाना। मतलब एक मियाँ बीवी के बीच में जो रिश्ता होता है उसके साथ तुम फिज़िकल रिलेशन मत बनाना, जिस्मानी ताल्लुकात मत बनाना, और कोई ना कोई बहाना कर देना। फिर उसने खुद भी आइडिया दिया कि बहाना ये है कि तुम उसे बता देना कि उसने कोई मन्नत मांगी है और दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी हो, खुशगवार हो, लंबी हो, तो उसके लिए ये है कि दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे कुछ वक्त के लिए। ये बात कमल ने शकुंतला को समझा दिया। शकुंतला मान गई। इसके बाद आखिरकार 8 फरवरी 2011 में शकुंतला और रवि की शादी हो जाती है। 8 फरवरी को शादी होती है। शादी के अगले ही दिन 9 फरवरी को प्लान के हिसाब से शकुंतला वापस अपने मायके आ जाती है। वो एक ही दिन सिर्फ ससुराल में रुकती है। तो एक दिन के बाद वो आ गई। अब उधर रवि और उसके घर वाले बुला रहे हैं। अब वो कुछ चीज़ें बता रही है कि अभी हमने कुछ मन्नत मांगी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये टालती रही। इसके बाद लगभग 1.25 महीना बीत गया। 1.25 महीने बीतने के बाद 21 मार्च को आखिरकार कमल अब शकुंतला से कहता है कि वो अपने ससुराल जाए, रवि के पास। 21 मार्च को शकुंतला रवि के पास समालखा पहुंचती है, ससुराल में रहती है। और फिर बात वही थी कि अभी हम लोग अलग अलग रहेंगे, मियाँ बीवी के तौर पे कोई रिश्ता नहीं होगा क्योंकि मन्नत मांगी है और बस ये 1 हफ्ते के अंदर ये मन्नत पूरी हो जाएगी। रवि भी पढ़ा लिखा समझदार, उसने कहा कि अगर उसकी बीवी ऐसा कह रही है तो कोई बात नहीं है, दोनों की भलाई के लिए। उसने भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। तो 21 मार्च 2011 को शकुंतला अब रवि के घर अपने ससुराल पहुँच चुकी है। 22 मार्च को अचानक शकुंतला रवि से कहती है कि चलो हम दोनों के बीच में मियाँ बीवी के रिश्ते अभी कायम नहीं हुए क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, मन्नतें हैं,
लेकिन कहीं घूमने फिरने चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं। रवि खुश हो जाता है। 22 मार्च को शकुंतला रवि को तैयार कर घर से निकलती है, लेकिन साथ में ये भी कहती है कि जाने पिक्चर देखने या शॉपिंग करने से पहले एक रिश्तेदार हैं जो शकुंतला के ही रिश्तेदार समालखा के पास ही रहते हैं, उनके घर जाना है। शादी के बाद वो गई नहीं तो उसने कहा कि मैं उनसे मिल लूँगी। रवि तैयार हो गया, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं थी। इसके बाद 22 मार्च 2011 को शकुंतला और रवि घर से निकलते हैं। प्लान के हिसाब से कमल गणेश के साथ ऑलरेडी वहाँ पहुँचा हुआ था। शकुंतला को पता था कि कहाँ तक जाना है। वो थोड़ी दूर जाती है, एक गाड़ी में ऑलरेडी कमल गणेश के साथ इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही शकुंतला वहाँ पहुँचती है तो अचानक दोनों ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता नहीं। फिर शकुंतला बताती कि हमारे गांव का है, बाकायदा कमल से मिलाती है और हम लोग पड़ोसी हैं। तो रवि भी खुश होता है कि चलो उसकी बीवी के गांव का है, मायके का है। तो फिर वो पूछता कहाँ जाना है, तो उसने कहा कि हम यहाँ तक जा रहे हैं, अपने एक रिश्तेदार तक। तो कमल ऑफ़र करता है कि चलो मैं तुम्हें गाड़ी में दोनों को लिफ्ट देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो तैयार हो जाते हैं, घर गाँव की बात थी। उसके बाद रवि को बिठा लिया जाता है। बिठाने के बाद अब कमल जो है वो शकुंतला को उसकी रिश्तेदार के घर से कुछ दूरी पर ड्रॉप कर देता है। रवि भी उतर रहा है शकुंतला के साथ जाने के लिए, लेकिन तभी कमल उससे कहता है कि आप बाद में चला जाना, मुझे आपसे 5 मिनट अकेले में कुछ बात करनी है, ज़रूरी बात है। कमल को लगता है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई शायद मदद की ज़रूरत हो। वो कहता है ठीक है। तो अब उसको उतारने के बाद शकुंतला को कमल, गणेश और रवि अब उसी कार में हैं। कार अब वहाँ से चल पड़ती है। इस दौरान में वो उसको पानी वानी ऑफ़र करता है और इत्तेफाक से उसमें बेहोशी की दवा थी, क्योंकि ये सारी साजिश पहले से बनी हुई थी। वो पीता और रवि बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर उसका गला घोंट देते हैं। तब तक अंधेरा हो चुका था। गला घोंटने के बाद अब ये गाड़ी को उसी तपुकरा की तरफ मोड़ देते हैं, अलवर समालखा से। वहाँ ले जाने के बाद तब तक अंधेरा हो चुका था, रात हो गई थी। तपुकरा में जाने के बाद दोनों उतरते हैं और एक जगह पर एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में रवि की लाश को दफना देते हैं। ये वो जगह थी जहाँ के बिल्कुल पास में ही कमल का अपना एक, जो मैंने आपको बताया कि उसका कंस्ट्रक्शन का काम था छोटा मोटा, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो थे सारे, सीमेंट, ईंट, ये वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे वो रखता था। एक छोटी सी उसने बना रखी थी। तो उसी के बराबर में गड्ढा करके वो रवि को दफना देता है और दफनाने के बाद वो अपने घर चला जाता है। इस बीच इधर रात हो गई और शकुंतला अपने ससुराल लौट जाती है समालखा। ससुराल लौटकर पहुंचती है कि रवि कहाँ है। अब रवि के घर वाले परेशान कि ये तो दोनों साथ गए थे। तो वो बताती कि जब मैं अपने रिश्तेदार के घर गई तो रवि ने कहा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और वो चला गया। लेकिन वो न घर आया न यहाँ आ रहा है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। तो फिर मुझे मजबूरन वापस अकेले आना पड़ा। अब वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गई थी, ये भी बात सही था। रिश्तेदारों से फिर पूछा गया। अब माँ बाप इधर रवि के परेशान। पूरी रात उन्होंने देखा कि शायद कहीं इधर उधर हो, लेकिन वो मिला नहीं। तो अगले दिन रवि के फादर जय भगवान ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी अपने बेटे की मिसिंग की और किडनैपिंग की। अब पुलिस मामले को दर्ज करती है, तफ्तीश करती है, लेकिन कुछ होता नहीं है और पुलिस कुछ कर नहीं रही है। करते करते ये 22 मार्च की थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर गुजर जाता है। रवि का कोई पता नहीं चलता और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। इस दौरान में रवि के पिता हिम्मत नहीं आते जय भगवान, और आखिर में वो जाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं कि पुलिस उनके बेटे को ढूंढ नहीं रही, तो कुछ किया जाए। तो अदालत हुक्म देती है कि इसको दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए, और आखिरकार ये मामला अक्टूबर में क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच इस मामले की जाँच करती है अक्टूबर 2011, लेकिन क्राइम ब्रांच के भी हाथ खाली। वो तमाम शकुंतला के गांव से लेकर रवि के दोस्तों से लेकर 22 मार्च की पूरी घटना, सिलसिलेवार कड़ियाँ, सारी कहानियों को जोड़ती है, लेकिन रवि का कोई सुराग नहीं मिलता है। धीरे धीरे करके साल दर साल गुजरते जाते हैं। 8 साल बीत जाता है। 2011 का ये मामला अब 2019 में आ गया था। इन 8 सालों में पुलिस को कई बार लगा कि कुछ शकुंतला का बिहेवियर जो है सस्पिशियस है, डाउटफुल है। शकुंतला के भाई के ऊपर भी शक हुआ, लेकिन सबूत कुछ नहीं था। जब 8 साल बीत गए
तो क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करते करते लगभग थक गई थी। तभी उन्होंने इस बीच में एक और काम किया। कुछ पुलिस वालों को ख़ासतौर पर सादी वर्दी में शकुंतला और इनके घर वालों को इर्द गिर्द लगा दिया कि ज़रा इनकी आप मूवमेंट, इनकी हरकतों को आप देखो। और इसी दौरान में फिर ये कहानी भी सामने आई धीरे धीरे। ये कहानी पहले भी आई थी कि शकुंतला गांव के एक लड़का कमल सिंगला उससे प्यार करती थी, इसीलिए शकुंतला की शादी जल्दी हो गई। लेकिन चूंकि वहाँ पे कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़ मिली नहीं थी, न कमल को लेकर न वो, तो पुलिस के हाथ में कोई सबूत भी नहीं था। लेकिन जब पुलिस सादी वर्दी में लगी तो फिर कुछ चीज़ें पता चली, और ये पता चली कि शादी के बाद भी शकुंतला रवि के साथ घुलती मिलती रही है। तो पुलिस को लगा कि कहीं इन रिश्तों के चक्कर में ही तो रवि गायब नहीं हुआ, और गायब हुआ तो कहाँ 8 साल हो गए। अब ये भी शक था कि 8 साल के बाद उसका ज़िंदा होना तो नामुमकिन सी बात है। अब पुलिस क्या करे? इस दौरान में पुलिस ने फिर जब पुख्ता तौर पर हो गया कि शकुंतला और इनके रिश्ते थे कमल के, और कमल के साथ फिर पुलिस को गणेश के बारे में पता चला जो उसका ड्राइवर था, ये बहुत ख़ास था। फिर पुलिस को ये भी पता चला कि जिस दिन ये गायब हुआ था ये लोग दिल्ली में थे। इसके बाद पुलिस ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि वो कमल और गणेश का ब्रेन मैपिंग करना चाहती है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इससे पहले इन लोगों से लगातार बुलाकर पूछताछ की गई, घंटों पूछताछ की गई, लेकिन इन तीनों ने लगातार एक ही बयान दिया कि उन्हें कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं, और पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं था कि वो उनको अरेस्ट कर लें तो फिर कोर्ट में मामला गिर जाए। आखिरकार ब्रेन मैपिंग के लिए अदालत कन्विंस हो गई और उसने इजाज़त दे दी। इसके बाद अहमदाबाद के लैब में, फॉरेंसिक लैब में, कमल और गणेश की ब्रेन मैपिंग होती है। वहाँ उनसे वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, और उस ब्रेन मैपिंग में वो दिमाग सब कुछ उगल देता है जो दिल और ज़ुबान 8 साल तक नहीं उगल पाया था। ब्रेन मैपिंग में जो सबसे बड़ी चीज़ मिली पुलिस को वो ये, एक सवाल के जवाब बताया कि अगर रवि कहाँ है, तो उन्होंने बताया तो मर चुका है। तो उन्होंने कहा उसकी लाश लेकिन कहाँ है? तब उन्होंने बताया कि तपोकरा में एक जगह पे उसे दफना दिया है। ब्रेन मैपिंग की जब रिज़ल्ट आई और ये सारी कहानी सामने आई, इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कमल और गणेश को लेकर अलवर के तपोकरा पहुंचती है। वहाँ उनकी बताए हुए जगह पे कि उसने यहाँ दफनाया है, वहाँ बाकायदा क्रेन व्रेन मंगाया जाता है, मैजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है मौके पर। इसके बाद खुदाई होती है। करीब 5-6 फीट खुदाई के बाद ज़मीन के अंदर से रवि की लाश तो नहीं, कुल 25 हड्डियाँ मिली, क्योंकि 8 साल बीत चुका था। उन 25 हड्डियों को समेट कर फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। फिर डीएनए के ज़रिए पता चला कि हड्डियाँ रवि की हैं, और इस तरीके से 8 साल पुराना एक कत्ल का राज ब्रेन मैपिंग ने खोला, क्योंकि दिमाग ने उगला था, ज़ुबान ने नहीं। इसके बाद पुलिस ने कमल और गणेश को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इधर जब ये खुदाई हो रही थी और ये सारी चीज़ें, तभी शकुंतला अपने घर से अचानक गायब हो गई। अब पुलिस उसे ढूंढ रही है, क्योंकि अब पुलिस को यकीन हो गया कि वो भी इस साजिश में शामिल थी ब्रेन मैपिंग के ज़रिए, और फिर इन लोगों ने भी उगल दिया था। तो इन दोनों को तो पकड़ लिया। शकुंतला काफ़ी टाइम तक गायब रही। फिर बाद में मुखबिरों की सूचना पर आखिरकार शकुंतला को भी पकड़ा गया। इसके बाद इन तीनों के खिलाफ 302 के तहत रवि के कत्ल का मुकदमा चला। फैसला अभी आना बाकी है, क्योंकि ये सब कुछ 1920 होते होते हुआ है सब कुछ। तो आगे क्या होगा वो जब फैसला आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये थी एक कहानी जो दिमाग ने 8 साल पुराने राज को उगला था। तो साइंस और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से तरक्की कर रही है, उस तरीके से ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मुजरिम जो है वो तो सख्त है, प्रोफेशनल होते हैं, ज़ुबान नहीं खोलते, लेकिन ऐसी चीज़ों के ज़रिए उनसे सच उगलवाया जा सकता है। तो ये कहानी उसकी एक मिसाल है। तो आज कहानी में इतना ही। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों ने बहुत सारे मेल लिखे हैं ईद को लेकर। तो अच्छे रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।